नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है, 200 प्लस क्वेश्चनों का अभ्यर्थियों पूरा मॉडल पेपर हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाला है। अभ्यर्थियों 19 से और 21 सितंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। अभ्यर्थियों ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 200 क्वेश्चन प्लस हम इसमें करने वाले हैं अभ्यर्थियों। और याद रखना, यही जो टाइम चल रहा है आपका सिलेक्शन दिलाने वाला टाइम चल रहा है। इस टाइम में आप अभ्यर्थियों जितनी पढ़ाई करोगे वो आपको सिलेक्शन को अभ्यर्थियों और नज़दीक लाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है अभ्यर्थियों, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कीर्तिपाल अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कीर्तिपाल को अभ्यर्थियों जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना गया है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जालोर का सोनगरा चौहान शासक था, वो कौन सा था अभ्यर्थियों। तो मेवाड़ से अभ्यर्थियों वैवाहिक संबंध करने वाला वो अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन डी उदय सिंह को माना गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि कानरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। तो कानरदेव चौहान के समकालीन अभ्या तो आपको बताना है दिल्ली का शासक अभ्या तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्या तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है। याद रखना भैया तो है और नहीं में आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो और क्वेश्चन भैया तो आपको पढ़ने हैं, तो है और नहीं में आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से विद्यार्थी गलती करते हैं भैया तो क्वेश्चन को जल्दी पढ़कर टिक लगाते हैं, लेकिन है और नहीं में आपको फ़र्क देखना है। तो आपको बताना है कि दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है, वो आपको बताना है। देवारी दर्रा भैया तो ये भी दक्षिण अरावली का दर्रा है। कामली घाट भैया तो ये भी एक दक्षिण अरावली का ही दर्रा है। और हाथी दर्रा भी एक अभ्या तो दक्षिण अरावली का दर्रा है। लेकिन आपका जो बर दर्रा है ये दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और जितने क्लास को देख रहे हैं भैया तो सभी को लाइक कर देना है। इतने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक किसी ने नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा एक बार सब। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं। तो सिरोही में स्थित जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन भी राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो भाकर अभ्या तो उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्या तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आपको बताना है। तो हाड़ौती का जो पठार है भैया तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भाग माना जाता है। ऑप्शन डी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। स्टार लगा के रखना भाई, सर्वप्रथम वर्गीकरण अभ्या तो आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन अभ्या तो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन सी अभ्या तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा अभ्या तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उनका अभ्या तो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। सबसे पहले विभाजित किया था अभ्या तो वो आपके वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था, लेकिन कितने भागों में किया गया था ये आपसे पूछा है। 7 भागों में अभ्या तो 7 भागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है उसको 7 भागों में अभ्या तो बांटा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि डूडाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की थी। ये भी अभ्या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूडाड़ राज्य में सबसे पहले जो सिक्कों की टकसाल है वो अभ्या तो सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभ्या तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा है उनका विशाल ढेर आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। बयाना भरतपुर से अभ्या तो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है।
बयाना भरतपुर भैया तो याद रखना जहाँ से गुप्तकालीन स्वर्ण के मुद्राओं का विशाल ढेर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा और पीलीबंगा और रंग महल, तीनों को याद रखना भैया तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर की बात की जाए तो हनुमानगढ़ जिले में भैया तो ये तीनों सभ्यताएं स्थित हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा है। तो धूलकोट के नाम से भैया तो किसे जाना जाता है, तो याद रखना भैया तो आहड़ को धूलकोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की कि अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की थी। तो याद रखना भैया तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सन भी आपसे पूछी जा सकती है भैया तो कि कालीबंगा की खोज किस सन में हुई थी। तो 1951 और 52 के अंतर्गत हुई थी और किन के द्वारा हुई थी भैया तो अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। तीनों पॉइंट याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रादेशिक जो भूगोल है इसके लेखक आपको बताना है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। राइट आंसर डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल ये एक पुस्तक का नाम है भैया तो इसके रचयिता हरि मोहन सक्सेना को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति भौगोलिक संरचना का परिणाम है। तो किस भौगोलिक संरचना के कारण भैया तो जो हाड़ौती पठार है उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो राइट आंसर भैया तो इसमें भैया तो आपका ऑप्शन सी यानी कि गोंडवाना लैंड आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है भैया तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शनों में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। तो गोंडवाना लैंड भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसने कहा था। ये भी भैया तो स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भैया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो अगले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो भैया तो 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अभ्यार तो भाग 3 को माना जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल ऑप्शन अभ्यार तो बी भाग 3 अभ्यार तो जो नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंध माना गया है। ऑप्शन अभ्यार तो बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यार तो आपसे क्या पूछा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला है। ऑप्शन अभ्यार तो सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी को याद रखना भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर भैया तो हर अभ्या तो जो भी आपका एग्जाम आने वाला है भैया तो उससे रिलेटेड जो भी आपका भैया तो एग्जाम पैटर्न आने वाला है भारतीय संविधान राजस्थान का भैया तो और भैया तो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल भैया तो हिंदी सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा से स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो भैया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो हाड़ौती का जो पठार है उसकी उत्पत्ति भैया तो आपसे पूछे कि किस काल में हुई थी। तो भैया तो क्रेटियस काल में भैया तो क्रेटियस काल में भैया तो जो हाड़ौती का पठार है उसकी उत्पत्ति मानी गई है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान में
क्रेटियस काल चट्टानें पाई जाती है अभ्यर्थों वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो याद रखना अभ्यर्थों हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर अभ्यर्थों आपकी क्रेटियस जो कालीन चट्टानें वो पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है। स्टार लगा के रखना भाई, उच्च भूमि क्षेत्र आपको बताना है। भोराट का पठार अभ्यर्थी ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थी गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित उच्च भूमि है जो अभ्यर्थी भोराट का पठार से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सेम की समस्या का निवारण के लिए किस वृक्ष का रोपण किया जाता है, तो किस वृक्ष का अभ्यर्थी रोपण किया जाता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों यानी कि यूकेलियट्स अभ्यर्थियों यूकेलियट्स जो वृक्ष है उसके अभ्यर्थियों वो लगाया जाता है सेम की समस्या के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो अभ्यर्थियों थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अनुप्रस्थ अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं वो अभ्यर्थियों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो अरावली का उच्चतम शिखर आपको बताना है। तो अचलगढ़ अभ्यर्थियों जो अरावली का उच्चतम शिखर है इन चारों में से अभ्यर्थियों ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि संतों का शिखर से संबंधित है, तो संतों का शिखर अभ्यर्थियों किसे कहा जाता है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो भारत को जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो अभ्यर्थियों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो लसाड़िया का पठार अभ्यर्थियों ऑप्शन सी उदयपुर में अभ्यर्थियों लसाड़िया का पठार स्थित है। लाइक सभी को करना है, इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक किसी ने नहीं किया है, एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज की बात आती है तो अभ्यर्थियों भूमिगत जल पट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों ध्यान से सुनना आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी हैं, तो अभ्यर्थियों खारे पानी की जो झीलें हैं उनके लिए अभ्यर्थियों आपके माइकोसिस चट्टानें वो अभ्यर्थियों उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से जिलों का सही युग्म कुवड़ पट्टी से संबंधित है, तो कुवड़ पट्टी अभ्यर्थियों कौन से जिले में पाई जाती है, स्टार लगा के रखना क्योंकि ये क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो जोधपुर, इसमें आपका राइट आंसर अभ्यर्थियों नागौर और बीकानेर हो जाता है। नागौर और बीकानेर अभ्यर्थियों जहां पर कुवड़ पट्टियां देखी जाती हैं। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली की आपको बतानी है कि सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ अभ्यर्थियों उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जुलाई 2025 में राजस्थान में वर्षा सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक हुई जिससे बाढ़ जैसे हालात बने। ये अभ्यर्थियों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और रामबाण साबित होने वाला है। तो 126% अभ्यर्थियों ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, तो राजस्थान में अभ्यर्थियों ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। बाकी अभ्यर्थियों आर्द्र, उष्ण और अभ्यर्थियों अर्ध शुष्क ये तीनों जलवायु पाई जाती हैं। तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, ध्रुवीय कोई जलवायु अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है
कि राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। तो अति आर्द्र जलवायु वाला जिला आपको बताना है भैया तो झालावाड़ भैया तो जो अति आर्द्र जलवायु की श्रेणी में आता है, यानी कि जहाँ से भैया तो 80 सेंटीमीटर से भैया तो 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है वो अति आर्द्र की जलवायु की श्रेणी में आता है। तो झालावाड़ में भैया तो इतनी वर्षा होती है, तो इसलिए भैया तो जो झालावाड़ जिला है वो आपकी अति आर्द्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पावनों से होती है। ये क्वेश्चन भी भैया तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में भैया तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तो नेत्री बार जो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी वो अभी तो आपको बताना है। ये भी अभी तो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टार लगा के रखना। तो अभी तो 544 अभी तो 544 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है। तो पश्चिमी राजस्थान में तापमान ज़्यादा क्यों रहता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं भैया तो ये भी एक कारण है। वर्षा की कमी भैया तो वर्षा की कमी के कारण भी तापमान ज़्यादा लगता है, और रेत बालू मिट्टी का होना भी, रेत का होना भी एक कारण है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो एक तो होता है आपका अति आर्द्र और एक होता है भैया तो आपका उपाद्र। तो अरावली पर्वत जो प्रदेश है वो उपाद्र की श्रेणी में आता है। उपाद्र की श्रेणी में भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर होता है, यानी कि अति आर्द्र से थोड़ा कम भैया तो उपाद्र अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में औसतन वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। तो कौन सा जिला भैया तो वो आपका झालावाड़ जिला है। पहले ही मैंने आपको बताया था झालावाड़ भैया तो अति आर्द्र की श्रेणी में आता है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सागवान तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो AW में भैया तो ये पाई जाती है, ये याद रखना भैया तो AW। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न छोटे वायु भंवर को क्या कहता है, जिनको हम चक्रवात भी कहते हैं। तो उनको भैया तो क्या कहते हैं, भभूलिया उनको कहा जाता है। तो ग्रीष्म काल में भैया तो यानी कि जो भैया तो गर्मियों के दिन होते हैं वहाँ पर आपको भभूलिया चलते दिखे होंगे, तो वो ऑप्शन भैया तो आपका भभूलिया हो जाता है। भभूलिया भैया तो उनको कहा जाता है जिनको चक्रवात भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष में चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं। तो वो अभ्या तो स्थानीय पौने कहलाती हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो किस ऋतु में भैया तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु में ही चलती हैं धूल भरी आंधियां, जिनको हम भभूलिया कहते हैं। धूल भरी आंधियां चलती है भैया तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर भैया तो ये आपका बांसवाड़ा हो जाता है, जहाँ पर भैया तो जो अरब सागरीय मानसून है वो प्रवेश करते हैं वो सबसे पहले भैया तो आपके बांसवाड़ा जिले में करते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाली मानसून की कौन सी शाखा है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा आर्द्र और नमी किस शाखा में पाई जाती है, अरब सागरीय शाखा में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्लास आपके लिए रामायण साबित होने वाली है। जो विद्यार्थी क्लास के एंड तक अभ्या तो इस क्लास को देख लेता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभ्या तो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। 200 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला मृदा कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भैया तो आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है वो आपको बतानी है।
तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भैया तो आपका एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राइकोजोक्स भैया तो साइरोजोक्स और रेविना मृदा का संबंध किससे है। तो साइरोजेक्स और भैया तो रेविना जो मृदा है उसका संबंध भैया तो श्री गंगानगर से है। श्री गंगानगर में ये दोनों प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कपास की खेती के लिए काली मृदा को क्यों उपजाऊ माना जाता है। तो क्यों भैया तो उपयोगी माना जाता है। तो अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, यानी कि इसमें आर्द्रता और नमी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन भैया तो सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मृदा में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के लिए समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना भैया तो जिप्सम का उपयोग खारेपन की समस्या का निवारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि असम्मिलित युग्म को छांटिए। ये क्वेश्चन है भैया तो रामायण साबित होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइकोजेक्स नागौर में पाया जाता है भैया तो यही ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। रेविना भैया तो ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। तो रेवेरिना है वो आपके श्री गंगानगर में पाया जाता है। जिप्सी फेरस भैया तो बीकानेर में पाया जाता है और केल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में पाया जाता है। ये तीनों ऑप्शन याद रखना भैया। तो ये यहाँ से आपका जो मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन है वो आने वाला है भैया, तो वो आपका बाहर नहीं जाने वाला। अगले क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो किस मृदा का विस्तार भैया तो पाया जाता है, तो भूरी मृदा का जो विस्तार है वो पाया जाता है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी है भैया तो चूना के द्वारा भैया तो चूना के द्वारा अम्लीयता को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भैया तो इन सेफ्टी सॉल्स मृदा पाई जाती है। तो इन सेफ्टी सॉल्स मृदा भैया तो ऑप्शन बी बूंदी क्षेत्र में पाई जाती है, बूंदी जिले में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भैया तो आपकी जो रेतीली मृदा वो पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग, ये अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो अब भैया तो एंटीसोल मृदा भैया तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस तरह की क्वेश्चन भैया तो सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भैया तो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो याद रखना भैया तो वायु अपरदन ये भी एक मृदा अपरदन का कारण है। जलीय अपरदन ये भी भैया तो एक कारण है। जंगल का कटना ये भी भैया तो मिट्टी का कटना एक कारण है भैया तो। और वृक्ष रोपण है भैया तो वृक्ष रोपण ये भैया तो एक कारण नहीं है मृदा अपरदन का। ये भैया तो मृदापन को रोकता है, यानी कि जितने आप पेड़ पौधे लगाओगे मिट्टी का कटाव सबसे कम होगा। तो डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है। तो रूपारेल नदी पर भैया तो भरतपुर में भैया तो कौन सा बांध बना हुआ है। मोती झील बांध भैया तो भरतपुर में बना हुआ है और रूपारेल नदी पर बना हुआ है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम है। तो वराह और लसावरी दोनों याद रखना भैया तो ये आपकी रूपारेल नदी के उपनाम है, वराह और लसावरी भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि हकरा किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। तो हकरा आपको बताना किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को भैया तो हकरा कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। अनास परियोजना भैया तो जो सोम नदी से संबंधित नहीं है। भीखाबाई सागरवाड़ा परियोजना ये भी एक सोम नदी से संबंधित परियोजना है। सोम कमला अम्बा परियोजना भैया तो ये भी सोम नदी से संबंधित परियोजना है। सोम कादर परियोजना भैया तो ये भी एक सोम नदी से संबंधित परियोजना है। तीनों को याद रखना, स्टार लगा के रखना भैया
तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी परियोजना भैया तो आपसे पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा अपोहा तंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा अपोहा तंत्र अरब सागरीय है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि झाडोल जो उदयपुर में स्थित है, झाडोल में अरावली की पहाड़ियों से अरब सागरीय अपोहा तंत्र की कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो कौन सी नदी का उद्गम भैया तो होता है, साबरमती नदी का उद्गम भैया तो होता है। स्टार लगा के रखना। उद्गम भैया तो राजस्थान में जो अपोहा तंत्र है, नदियों जहाँ से निकलती है वो स्थान आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ भैया तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना भैया। तो अगला क्वेश्चन कि माही नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है। तो माही नदी की राजस्थान में लंबाई अभ्या तो कितनी हो जाती है, 171 अभ्या तो 171 किलोमीटर हो जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है भैया तो वो आपकी माही नदी है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि हतमती भैया तो हतमती, वेतरक, सेई, वाकल, चारों को याद रखना भैया तो हतमती, वेतरक, सेई और वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं। तो किसकी भैया तो ये चारों नदियां सहायक नदियां हैं। तो अब भैया तो साबरमती की ये चारों सहायक नदियां हैं, हतमती, वेतरक, सेई और वाकल। याद रखना भैया तो सहायक नदियों से आपका क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है। किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है भैया तो सोम कादर परियोजना का संबंध नहीं है। ये भैया तो सोम नदी से संबंधित ये परियोजना है। लेकिन भीकाबाई सागरवाड़ा परियोजना ये भैया तो माही नदी से, कनाडा बांध माही नदी से और माही बजाज सागर परियोजना ये भी भैया तो आपके माही नदी से है। तो इस तरह के क्वेश्चन भैया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भैया तो ईजिली हल हो जाते हैं। तो याद रखना भैया तो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। लाइक अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो लाइक भैया तो आपको सभी को करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो खारी नदी का उद्गम भैया तो आपको बताना है, यह भैया तो आपके बिजराल की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेजा बांध किस जिले में है। तो मेजा बांध भैया तो किस जिले में बना हुआ है, स्टार लगा के रखना मेजा बांध के बारे में। ऑप्शन डी है भैया तो भीलवाड़ा में आपका मेजा बांध बना हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पांचना बांध किस जिले में बना हुआ है। तो पांचना बांध की बात आती है भैया तो वो आपके करौली जिले में बना हुआ है। करौली में भैया तो आपका जो पांचना बांध है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, वो कहाँ से करते हैं भैया तो झालावाड़ से भैया तो काली सिंध नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। तो झुंझुनू जो जिला है उसके बीचों बीच भैया तो एक नदी जाती है जिसको कांतली नदी कहते हैं। ये भैया तो झुंझुनू को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो कि चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित बांध कितने हैं। तो कितने बांध भैया तो चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो 3 बांध भैया तो चंबल नदी पर राजस्थान में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात भैया तो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले की है। अभी बताता है भैया तो ये आपके करौली जिले की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आखेट निषेध क्षेत्र में प्रवासी पक्षी क्रुंजा आते हैं। तो क्रुंजा भैया तो ये आपके सौरसेन भैया तो सौरसेन से आते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व भैया तो आपका बताना है शाकंभरी भैया तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में प्रथम जंतुवाल्य की स्थापना कब होती है। तो राजस्थान में प्रथम जंतुवाल्य की स्थापना आपको बतानी है तो वर्ष 1876 में और जयपुर में होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है। तो याद रखना भैया तो उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में, ये भैया तो आपके कोटा जिले में है। रामबाण
क्वेश्चन होने वाला है कोटा जिला भैया तो याद रखना, जहाँ पर उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कि भैया तो पाइथन पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो पाइथन पॉइंट की बात आती वो अभ्यास तो आपके केवलादेव में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। केवलादेव में आपका जो अभ्यास तो पाइथन पॉइंट है केवलादेव में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था। तो रामसर साइट का दर्जा भैया तो वर्ष 1983 में दिया गया था। ऑप्शन डी भैया तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन भैया तो रामायण साबित होने वाला है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष की श्रेणी में भैया तो आपका खेजड़ी वृक्ष रखा जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भैया तो भीमचोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो भीमचोरी का मंदिर है भैया तो वो आपका मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुकुंदरा हिल्स में आपका भीमचोरी मंदिर स्थित है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं। स्टार लगा के रखना, ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। हर एग्जाम में भैया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए भैया तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं। तो राजस्थान में अब तक 3 रामसर साइट है। पहला आपका मुकुंदरा हिल्स, दूसरा केवला देवी घना पक्षी विहार और तीसरा भैया तो आपका सामर झील। उपरोक्त डी आपका सभी आपके इसमें राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कारा भैया तो कारा घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो कारा घास की बात आती है माउंट आबू पर भैया तो आपकी कारा घास पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो वनों के विकास के लिए भैया तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि वनों के विकास के लिए भारतीय इतिहास में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई थी, वो कब की गई थी। तो सबसे पहले भैया तो जो वन नीति आई थी वो भैया तो 1894 में आई थी। सन याद रखना भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1894 में पहली बार वन नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाई थी। तो किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाई गई थी। तो जोधपुर रियासत में भैया तो सबसे पहले वनों की भैया तो रक्षा के लिए नीति बनाई गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि प्रथम वन संरक्षण कानून कब बनाया गया था। तो प्रथम वन संरक्षण कानून की बात आती है वह भैया तो 1927 में बनाया गया था। सन याद रखना भैया तो 1927। सन से भैया तो आपसे इस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सन से रिलेटेड भैया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। हिंदी के क्वेश्चन है भैया तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो भैया तो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषता बताने वाले अब या तो विशेषण शब्द होते हैं जैसे तेज। तेज एक विशेषता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। तो इन चारों में से आपको सर्वनाम बताना है। राम, लड़का, वह या अभ्यार तो आपके स्कूल। तो वह अभ्यार तो एक सर्वनाम है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ कि वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। तो क्रिया भैया तो क्रिया कौन सा शब्द आपको बताना है। यानी कि भैया तो जाता एक क्रिया है, वो जाता है भैया तो एक क्रिया कर रहा है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है। तो विलोम शब्द का भैया तो सही युग्म हो जाता है आपका दिन का रात। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जल्दी चलो नहीं देर हो जाएगी, यह वाक्य किस प्रकार का है। यह वाक्य भैया तो आदेशवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जल्दी चलो नहीं देर हो जाएगी एक आदेशवाचक वाक्य भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना के लिए बिल पारित हुआ। उस अस्पताल को किस अभ्या तो अपग्रेड करके
करके बनाया गया था। तो याद रखना भैया तो जो आपका अस्पताल है RUSH अस्पताल जयपुर, इसको अपग्रेड कर कर भैया तो बनाया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भैया तो जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चेतारेरा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रची गई थी। स्टार लगा के रखना। रचनाओं से आपके 1 से 2 क्वेश्चन भैया तो एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो चेतावरीरा चुंगटिया इसका आपका नाम, इसमें आपका ऑप्शन सी केसरी सिंह बारेहट के द्वारा भैया तो ये रचा गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का अबुल फजल भैया तो नैन्सी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अभ्या तो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्यों का अति प्रथम अभ्या तो खजाना है, कहाँ पर स्थित है। तो अप्रथम खजाना भैया तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भैया तो अलभ्य और दुर्लभ साहित्यों का भैया तो भैया तो अप्रतिम खजाना है जो भैया तो फतेहपुर सीकरी में माना गया है। सरस्वती पुस्तकालय याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया तो। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा था। स्टार लगा के रखना भाई। तो डिंगल का हेरोन्स अभी है तो APG टेसीटोरी ने कहा था। तो LP टेसीटोरी ने भी है तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि वाद साहित्य से क्या आशय है। तो वाद साहित्य से भैया तो आपका आशय हो जाता है कथा या कहानी से इसका आशय हो जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। स्टार लगा के रखना। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भैया तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर भैया तो ब्रजसेन सूरी, जिसके द्वारा भैया तो भारतेश्वर बाहुबली शोर जो घोर ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। ग्रंथ याद रखना भैया तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में भैया तो ये क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ को 5 वेद 19वां पुराण 109वां उपनिषद कहा था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर भैया तो कवि दूसरा आडा, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कृष्ण भक्ति पर आधारित अभ्या तो कृष्ण भक्ति पर आधारित तेरे रंग नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो तेरे रंग नामक ग्रंथ की रचना भैया तो महाराव बुद्ध सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक की रचना शिवचंद्र भरतिया द्वारा नहीं की गई है। तो कौन सा भैया तो पेपर वेट की रचना भैया तो शिवचंद्र भैया तो भरतिया द्वारा नहीं की गई, लेकिन है केसरी विलास, बुढ़ापा की सगाई और भैया तो फटाका जंगला, ये भैया तो जानजाला भैया तो ये तीनों की रचनाएं भैया तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा की गई थी। तीनों को याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। मधुमती, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि शिव सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, वो कब की थी भैया तो सन आपसे पूछिए है। तो 11 दिसंबर 1823 को शिव सिंह के द्वारा अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की गई थी। वो ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान का मुख्य कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, यह उल्लेख किसने किया था। तो यह उल्लेख भैया तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि रणथंबोर विजय के बाद किसने
कहा कि आज कुफ्र का इस्लाम अभ्यर्थों कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये अभ्यर्थों कहा था अमीर खुसरो के द्वारा अभ्यर्थों ये पंक्ति कही गई थी। स्टार लगा के रखना, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थों कि वह हाड़ा चौहान शासक जिसने जहांगीर ने राम राजा और बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। तो अभ्यर्थों राम राजा और बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी राव रतन सिंह को प्रदान की थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता और ये जहांगीर के द्वारा अभ्यर्थियों प्रदान की गई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि प्रथम बार मराठों का राजपूत में हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ था। तो कौन सी रियासत में सबसे पहले अभ्यर्थियों राजपूत मराठा में हस्तक्षेप किया था, वो अभ्यर्थियों आपकी बूंदी रियासत थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बूंदी के किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। स्टार लगा के रखना, ये क्वेश्चन बेहतर हर एग्जाम में देखा जाता है। तो उम्मेद सिंह के काल को बेहतर बूंदी का जो चित्रकला था उनका स्वर्णकाल माना गया था, उम्मेद सिंह का काल। तो क्लास को बेहतर लाइक कर देना बेहतर सभी बच्चों को। क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कितने क्वेश्चन बेहतर क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। और एक कमेंट आपको करना है बेहतर कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, लाइक सभी को करना है। मिलते हैं बेहतर एक नई क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।